नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बंगाल की राजनीति का मतलब क्या सिर्फ खून, बारूद और बदला रह गया है? कल ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी पर सोनपुर में जानलेवा हमला हुआ। उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें हेलमेट पहनकर जान बचानी पड़ी। और आज टीएमसी के एक और कद्दावर नेता कल्याण बनर्जी पर भी अटैक हुआ। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट आ गया है। पहले दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर कल शाम की, जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में पार्टी के मृतक कार्यकर्ताओं के घर पर गए। सुरक्षा घेरा था, बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारे, अंडे फेंके, पत्थर से मारा, जिसके बाद हेलमेट पहनाकर उन्हें वहां से निकाला गया। दूसरी तस्वीर जो है वो हुगली की है, जहां कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, जिसके बाद वो सिर पकड़कर वहीं पर लेट गए। ये दो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने हमला करवाया। बीजेपी कह रही कि ये टीएमसी की ही साजिश है, जानबूझकर टीएमसी ने ऐसा करवाया जिससे वो लोगों के सेंटिमेंट को हासिल कर पाए। और इसके बाद बंगाल का सियासी पारा हाई है। दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सोनारपुर बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनाव के दौरान और बाद में राजनीतिक हिंसा होती रही है। अभिषेक बनर्जी पर हमले की पूरी कहानी क्या है, यह भी जान लीजिए। बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। शनिवार शाम पार्टी का एक मृतक कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे थे। अभिषेक मृतक के घर से 100 मीटर पहले ही उनको रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाओं को आगे रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए अभिषेक बनर्जी पर हमला भी किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कच्चे अंडे फेंके गए। स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने अभिषेक को हेलमेट पहना दिया। हेलमेट पहनने के बाद अभिषेक के मुंह पर एक पत्थर आकर लगा, जो कि हेलमेट से टकराया, जिससे हेलमेट की वजह से उनका चेहरा बच गया। सुरक्षा घेरे के बीच अभिषेक बनर्जी को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब कल्याण बनर्जी पर हमला कैसे हुआ, ये कहानी क्या है, ये भी सुन लीजिए। बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। चंडीतला पुलिस स्टेशन में कार्यकर्ताओं की रिहाई का ज्ञापन देने गए थे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। अब यह सियासी बदला है या फिर सत्ता छीनने के बाद सहानुभूति बटोरने की नई क्रोनोलॉजी, इस पर सवाल है। जैसे ही हमला हुआ, पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलने मैदान में उतर आई और पूरा विपक्ष टीएमसी के साथ हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहने लगी शासक ही हत्यारे बन चुके हैं। हालांकि अभिषेक बनर्जी को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने शुरुआती जांच करके अभिषेक को छुट्टी दे दी। एक के बाद एक 2 अस्पताल में ऐसा ही हुआ, जिसके बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में अस्पताल भी अभिषेक बनर्जी का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। और इसके बाद अभिषेक बनर्जी को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने घर लेकर चली गई और वहां पर उनका इलाज करवाने लगी। अब विपक्षी दलों ने सत्ताधारी दलों पर आरोपों का तीर दाग दिया है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। শুধু বুকে নয়, বুকের চারিপাশে, চোখের এখানে, সারা শরীরে, কাঁধে থেকে শুরু করে চারিদিকে। এটা ডক্টর রিপোর্ট আমার কাছে আছে, पूरा रिकॉर्डेड है। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है। शरीर को आप गिरा दोगे, इरादे मजबूत और बुलंद है। They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. It is now 2 hours. Yes. Yes. And there was blood also in my kurta and pajama. I had fallen down on the road. टीएमसी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने टीएमसी पर ही आरोपों का बम फोड़ दिया और कहा कि यह सियासी ड्रामा है। टीएमसी ने अपने ऊपर खुद ही हमला करवाया है। তখন কিন্তু এই একই কথা বলেছেন জনরোষ। গতকাল যে ঘটনাটা ঘটলো এটাও কিন্তু জনরোষ।
দেখুন 15 বছর ধরে অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি এবং টিএমসি পার্টি যেভাবে বাংলার মানুষকে কোণঠাসা করে অত্যাচার করেছে, একদিকে পুলিশ আর একদিকে জাহাঙ্গীর শেখ শাহজাহানকে নিয়ে, তার জবাব বাংলার মানুষ দিচ্ছে আর দিয়েছে। पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासत चरम पर है, लेकिन ये वही बंगाल है जहां पूर्व की सरकार, चाहे टीएमसी की सरकार रही हो, चाहे वो लेफ्ट की सरकार रही हो, इन सरकारों पर सत्ता में रहते हुए उपद्रवियों को खुला संरक्षण देने का आरोप लगा। लेफ्ट के समय टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए, टीएमसी के कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाशें गिरी, इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कहा जाता था, लेकिन राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज सत्ता बदली है तो फिर से तमाशा और ड्रामा देख रहे हैं। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम यहां किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं ठहरा। राजनीति में तो हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंगाल का इतिहास, खास करके राजनीतिक इतिहास, हमेशा से रक्त रंजित रहा है। बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र दुनिया ने देखा है। पहले लेफ्ट का, फिर टीएमसी सिंडिकेट का, और अब सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल की स्थिति देख लीजिए। बंगाल के इतिहास के पन्ने पलटकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से राजनीतिक हत्याएं हुई। ममता सरकार का आगमन हुआ 2011 में। चुनावी संघर्ष में 17 से 25 लोगों की मौत हो गई। 2012-13 पंचायत चुनाव में एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 22 राजनीतिक हत्याएं हुई। 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान 20 से 30 लोगों की जान गई। 2014 से 17 में स्थानीय टकराव के दौरान एमएचए की रिपोर्ट बताती है कि 2016 में 36 और 2017 में 25 लोगों की हत्या की गई, जो कि राजनीतिक कारणों से हुई थी। 2018 में पंचायत चुनाव में भी हिंसा देखने को मिली। एमएचए के आंकड़ों के मुताबिक राजनीतिक हिंसा में 96 लोगों की मौत हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में 12 से 15 लोगों की राजनीतिक मौत दर्ज की गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है चुनाव के बाद 17 से 29 लोगों की हत्या कर दी गई। 2022 में बीरभूम हिंसा, बोगतुई गांव में उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को मार दिया। 2023 में पंचायत चुनाव में अलग अलग झड़पों में 40 से 60 लोगों की मौत हो गई। 2024 में लोकसभा चुनाव मतदान के बाद संदेशखाली में बवाल हुआ। कई क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। 2026 में विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई और पूरे चुनाव में 4 से 5 लोगों के मार जाने की खबर आई। अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर भी हमला। यह बात साबित करता है कि बंगाल के हिंसा का जो जिन पूर्व की सरकारों ने या पूर्व की रिजीम ने निकाला था, वो अब उन्हीं के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, उनके कनेक्शन टीएमसी के पूर्व विधायक से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यहां दो सवाल हैं कि क्या इन नेताओं पर हमला बंगाल की हिंसक राजनीति का एक अगला भाग देख रहे हैं, या फिर टीएमसी ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया? इन्हीं दोनों सवालों को लेकर आज मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत घोष, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जुड़ रहे हैं, सीपीआई जो कि सचिव हैं दिल्ली से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर कुमार जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर बता दें, अभिषेक बनर्जी पर हमला मामले में नया ट्विस्ट आया है। गिरफ्तार कुछ आरोपियों के तार पूर्व टीएमसी नेताओं से जुड़े हैं। कुछ आरोपियों का पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा से कनेक्शन बताया जा रहा है। तपन माइती, निर्मल्या सेन गुप्ता उर्फ जॉय का भी अरुंधति से कनेक्शन बताया जा रहा है। काजल दास और देवाशीष दत्ता का भी अरुंधति से कनेक्शन बताया जा रहा है। चारों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे मामले की जांच की जा रही है। बीजेपी शुरू से कह रही है कि इस मामले में टीएमसी का ही हाथ है, इसके पीछे सरकार नहीं है या फिर बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है। रामकुमार पाल जी, पहला रिएक्शन आपसे। तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी, सवाल कई हैं। जी नमस्कार, आपकी आवाज थोड़ा चेक। जी हाँ बोलिए। पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं ये बेहद चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा का में कोई स्थान नहीं ऐसा मानती है। और जो अभिषेक बनर्जी महत्वपूर्ण है, अभी चुनाव हारे हैं, जनता का वहां विरोध है,
हिंसा उनके कार्यकाल में कितना हुई थी। तो जनता जब उन्हें चोर चोर कह रही है, ये जनता का रोष है। और अभी आप जो कह रहे हैं कि उनके टीएमसी के लोग, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन एक बात रखना चाहूंगा, बंगाल में जब हिंसा किसी एक दल की समस्या नहीं, लोकतंत्र की समस्या है, भाजपा कहती है टीएमसी के नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं दोषी कौन, तब ये लोग कहते थे कि सब चंगा है। इनके कार्यकाल में जितने दंगे हुए सब चंगे थे, तो आज कहां से लोग ये कर रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी पे वाकई अंडे से हमला हुआ, लेकिन जिसके घर गए थे पक्का टोलाबाज था। वहां की जनता उसकी विरोध कर रही थी। जब उन्होंने वहां पे योजनाएं दी थी रूमों के लिए, जो प्रधानमंत्री आवास, 50% टोलाबाज ने खाया था और शराबी था। जब वहां के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं तो इनको समझना चाहिए, और जाना भी तो इनका अधिकार है। जनता जनार्दन के पास इनके कार्यकर्ता जाना अधिकार है, इनको पूरे बंदोबस्त से जाना चाहिए। इनको दोपहर में सीआईडी की नोटिस मिलती है और चुपके से चले जाते हैं, वहां जाकर सारी चीजें करते हैं। उनको पता नहीं है कि जनता का रोष कितना है। जनता के अत्याचार ये दिखाए जा रहे हैं, और जनता के आक्रोश का सामना करना इनको पड़ेगा और आगे भी करना पड़ेगा। देखिए, ममता जी कोर्ट में गई थी, वहां भी सारे लोग चोर चोर के नारे लगा रहे थे। और राइटर बिल्डिंग के जितने भी कर्मचारी है, इस सरकार के जाने से सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, पेड़े बांट रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे। पूरी की पूरी 4 माले की बिल्डिंग की पूरी वीडियोस है। तो ये इनका अन्याय अत्याचार जो है, ये जनता निकालेगी। जनता, यहाँ हमें तो सिर्फ काम करना है, विकास के काम करना है। 19-20 दिन का कार्य आप देखते होंगे कि कितने तेजी से कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसको ये लोग अवरोध पैदा करना चाह रहे हैं किसी न किसी तरह, ऐसा हुड़दंग करके। अगर मैं बोलता हूं कि उनका प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन उसको सुरक्षा लेके जाए ना। सांसद है वो, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी क्या? सरकार सुरक्षा नहीं देगी? नहीं, बात सही है, लेकिन टीएमसी कह रही है हमला आप लोगों ने करवाया है। हमला अरे पूरा विपक्ष यही बात कर रहा है पाल साहब। विपक्ष तब कहां था जब 2021 में लोगों की पोस्टपोन वायलेंस हुआ, तब विपक्ष कहां था? 380 लोगों की शहादत की जो लगाई हो, क्या गलत है? बहु बेटियों के रेप हो, तब विपक्ष कहां था? आज विपक्ष हो रहा है, विपक्ष जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। जनता जान रही है, और जिसके ऊपर हिंसा हुआ, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो विपक्ष नहीं जानता है। ठीक है घोष बाबू, जान के भी अनजान बनना चाहता है विपक्ष। घोष बाबू, यहाँ को थोड़ा बोलने दीजिएगा। हाँ, क्योंकि बंगाल जो हो रहा है वो बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी के लीडर जो हो रहा है, मोदी मीडिया वो दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी से, अभिषेक बनर्जी से और ममता बनर्जी से बीजेपी, बंगाल का नहीं, सारा भारत का बीजेपी, अमित शाह बोलिए और नरेंद्र मोदी जी बोलिए, सब डर गया है। वोट के बाद पश्चिम बंगाल में वोट कैसे जीता बीजेपी ने, सारा भारत का नहीं पता है, सिर्फ मोदी मीडिया को पता नहीं है। बंगाल में एसआई में कितना भाजपा का नाम काटा है, जिसको जो बंगाल का सीओ था वो शुभेंदु अधिकारी का चीफ सेक्रेटरी बन गया, जो एपिसोड ऑब्जर्वर था वो शुभेंदु अधिकारी का उपदेष्टा बन गया। बंगाल में वोट का बाद टीएमसी कार्यकर्ता को घर तोड़े गए, टीएमसी का पार्टी ऑफिस दखल हो गया, टीएमसी के कार्यकर्ता को मारा गया, वो मर गया। और अभिषेक बनर्जी का हक बनता है अपना कार्यकर्ता के पास जाने का। नहीं, लेकिन घोष बाबू, ये आरोपियों के तार तो टीएमसी के नेताओं से जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा से इनका कनेक्शन है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बोल रहे, सुनिए, जब शुभेंदु अधिकारी बोले, जब अभिषेक बनर्जी बोले सोनापुर जाएंगे, तब वहां पर पुलिस की हुई था, वहां पर पुलिस की था। कैसे वहां पर इतना अंडा, इतना पत्थर वहां पर हो गया? कोई कार्यकर्ता को चाहेगा पत्थर देखे, पत्थर अगर हेलमेट नहीं होता उसका सर। अभी बीजेपी इसको घुराने की बात कर रहा है, बीजेपी बोल रहा है कोई टीएमसी कार्यकर्ता नहीं था, सब बीजेपी का कार्यकर्ता। आज बीजेपी नहीं, आप कह रहे सुरक्षा क्यों नहीं था? अक्टूबर 2025 में उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू
और विधायक शंकर घोष, वहां पर हमला हुआ, तब आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी उनको? अक्टूबर 2024 उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के कार्यालय पर बम से हमला किया गया। कैसे हमला हुआ, क्या कर रही थी आपकी पुलिस? मई 2021 विधानसभा चुनाव के बाद कई हिस्सों में राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर व्यापक हिंसक हमले हुए। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी पथराव किया गया। तब कहां थी पुलिस? तो ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा घोष जी। देखिए, जनता युद्ध में जो खबेमुख गए थे वो किसको इंफॉर्मेशन में गए थे, उसको बाद भी जो उसमें शामिल था सबको पता अभी वो लोग जेल कर रहा है। और बंगाल में जितना सब कैसे क्या है और किसको पता है आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपका ऑडियो फोन पे पैच कराता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर को कि आपको ऑडियो डायरेक्ट फोन पर पैच करके ले। मैं वार्ष्णेय जी से रिएक्शन चाहूंगा। वार्ष्णेय जी, आप इसे कैसे देख रही है? आपकी पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये जो है ये बहुत ही गलत है और इस सब को तुरंत रोकना चाहिए। इससे जो होता है डेमोक्रेटिक स्पेस पॉलिटिक्स में खत्म होता है। हिंसा तभी की जाती है डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म करते हैं। और हिंसा राजनीति में, खासतौर से भारत जैसे देश में, ये फांसीवादी प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। हम ये भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने भी, इनके काडर ने भी बहुत हिंसा किया आने में 15 साल में। उन्होंने वामपंथी पार्टियों के कार्यालयों पे कब्जा कर लिया था, जिसको अब हमने छुड़वाया है। इन्होंने कार्यक्रम को नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिए थे पंचायत चुनावों में। फिर भी हमारा ये मानना है कि ये हिंसा गलत है। इस हिंसा को तुरंत रोकना चाहिए और भारत सरकार, बंगाल की सरकार को इसको ईमानदारी से संज्ञान लेके जिन लोगों ने हमला किया, जिससे भी संबंध है, उसके दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी, क्योंकि दोनों ही सांसद हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए बंगाल सरकार से इसकी एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए। रिपोर्ट मांग के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये हिंसा गलत है। नहीं, वो तो ठीक है, हिंसा गलत है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो सियासत है, क्या इसके पीछे टीएमसी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे? देखो, आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाना चाहता। आरोप प्रत्यारोप तो वो बीजेपी कहेगी कि टीएमसी के लोग ने हमला करवाया, टीएमसी के लोग खुद करके फुड़वा देंगे अभिषेक बनर्जी की, या उसका सिर फुड़वा देंगे, फेटल इंजरी करवा देंगे। क्या बात करते हो यार आप लोग? मतलब ऐसी बातें ये लोग करते हैं जो ना बीजेपी वाले, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। वो तो बीजेपी वालों का खेल है कि कभी ये अपनी काडर को नहीं कहेंगे कि हमारे काडर ने बम बनाया, केरल में पकड़े गए लाइव हैंडेड, मंदिर पे बम फेंक रहे थे वहां पकड़े गए लाइव हैंडेड। इन्होंने कभी नहीं कहेंगे। इनके बंदों ने पाकिस्तान का झंडा फहराया आसाम में, वो पकड़े गए तो पता लगा, इन्होंने कहा जी हमारे हैं नहीं। ये तो कभी भी नहीं मानते कि हमारे काडर नहीं, क्योंकि आरएसएस में कोई रसीद नहीं कटती, आरएसएस में कोई चलेगा अकाउंट नहीं है। इनके यहाँ तो हमेशा ये डिनाई करते रहे। जी, पाल साहब जवाब देना चाहेंगे इस बात का आप? कि ये भी तो वही है, इनके कार्यकाल में भी तो हिंसाएं हुई है। वही तो ममता जी ने 15 साल चलाया है। आज इनके ऑफिसेस छूटी है, इन्होंने स्वयं कहा, तो किसके कार्यकाल में छूटी? भाजपा चुनाव जीते तब आपके सारे कार्यकाल आपके और कांग्रेस के खुले हैं। और जब इनके समय दंगा होता तो कहते सब सामान्य है। हम तो कह रहे हैं जांच का विषय है। अब सब सामान्य नहीं कह रहे हैं, जांच हो उसके ऊपर जो आरोपी है, लेकिन आपके कर्मों का तो फल भोगना ही पड़ेगा ना। आपने जो कर्म का जो बी बोया है, क्या हुए? कितनी हिंसाएं हुई, आप भी कबूल कर रहे हैं हिंसा हुई। तो हिंसा से विकास होता है क्या? हिंसा से विनाश होता है। हिंसा किसी भी प्रदेश में नहीं होने चाहिए। विपक्ष है तो चर्चा हो, डिबेट हो। विधानसभा आप क्यों हमारे लाखों करोड़ रुपए जनता के विधानसभा और लोकसभा में क्यों बर्बाद करते हो? लोकसभा में एक घंटे का कितना करोड़ रुपया लगता है? वहां चर्चा करिए ना। सड़क पे आप क्यों ये उड़दंग करने की जरूरत थी क्या? अब ये जो अभी अभिषेक बनर्जी है, चुनाव से पूर्व क्या कहा था इन्होंने? 4 तारीख को 12 बजे के बाद हम शमशान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाएंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अटैक आएगा, वहां फास्ट से फास्ट जलाएंगे। ये शब्द थे उनके। ऐसा बोलना चाहिए क्या?
नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो लेफ्ट के कार्यकर्ता थे और जो टोला सिस्टम था वो टीएमसी में शिफ्ट हो गया और उसके बाद टीएमसी में भी 15 साल जो हिंसा का दौर चला राज्य में, पॉलिटिकल हिंसा। सर्वेश पाठक जी की राय चाहूंगा, फिर शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। सर्वेश पाठक जी। विवेक भाई आपको नमस्कार, आपके सभी सर नमस्कार। दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की देखिए विवेक भाई, कहा जाता है कि बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, और राजनीतिक हिंसा में चयनात्मक नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। अगर किसी नेता पे हिंसा की आप अगर भर्त्सना करते हैं तो फिर आपको चयनात्मक भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। उन हर राजनीतिक हिंसा के जो भी घटित घटना है उन सभी को एक ही तराजू में आपको तौलना पड़ेगा। आज प्रोफेसर साहब नैतिकता दिखा रहे हैं, इनकी पार्टी का तो उद्देश्य ही हिंसा है, इनकी पार्टी का तो गठन ही हिंसा के उस पे हो रखा है। ये बरसों तक नक्सलबारी वहां पे था और सीपीआईएम और नक्सलवाद से हमारा देश जूझता रहा है और पूरे बंगाल को इन्होंने बर्बाद कर दिया 34 साल के शासन में। और ममता बनर्जी अपने 15 साल के शासन में उन 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जो अपने प्राण गंवाए ममता बनर्जी के शासनकाल में, क्या उनके प्राण का कोई मोल नहीं है? 2021 का वो चुनाव याद करिए जब टीएमसी के गुंडों ने 60 साल की महिला का उनके पोते के सामने में रेप किया था। मामला सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला है अभी तक उस महिला को। तब तो कोई नहीं खुल के सामने आया, ना ही सीपीएम आया, ना ही कांग्रेस पार्टी आई, ना ही अखिलेश या कोई भी। जब बीजेपी के लोग मारे जाते थे पेड़ से लटका के, वो सरकार नाम मैं भूल रहा हूँ किस तरीके से पेड़ से मार के लटका दिया गया था। और अभी अभी तो छोड़िए, आपने भी बीजेपी के एमपी का नाम लिया, मुर्मू जी का, जिस अभिषेक बनर्जी को तो कहीं पे कोई ब्लड उलड आ भी नहीं रहा, उनका तो पूरा ब्लड आ रहा था सर से। तो यहाँ पे आप चयनात्मक, आप उतना दूर क्यों जा रहे हैं? आप चंद्रनाथ रथ की ले लीजिए। चंद्रनाथ रथ को मार दिया गया, एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई अभी 15 दिन पहले। इनकी कितनी मनोबल थी कि जो एक ममता बनर्जी को हराया उसके पीए को खत्म कर दिया गया। और फिर आप सर्वेश जी, क्या जो बात वार्ष्णेय सर कह रहे हैं, क्या इससे यह जस्टिफाई हो सकता है कि अभिषेक बैनर्जी पर हमला हो जाए? सीनियर मोस्ट लीडर, पूर्व मंत्री, क्या इससे यह जस्टिफाई हो सकता है कि कल्याण बैनर्जी पर हमला हो जाए? अभिषेक बैनर्जी की तो ऑलमोस्ट लिंचिंग कर ही दी गई थी। मुझसे पूछ रहे हैं विवेक? बिल्कुल आपसे ही सवाल है सर्वेश जी मेरा। देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई जगह नहीं है, लेकिन बंगाल की जनता भरी पड़ी है। आपने देखा होगा, इतने वीडियो आए थे, महिलाएं कह रही थी कि अब बहुत हो चुका, हमें बदला चाहिए। ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन आपने अभी दिखाया कि जिसने हमला किया उसके तार जो है टीएमसी के पूर्व एमएलए से जुड़ रहे हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी जी ने 2021 के चुनाव में किस तरीके से पैर तोड़ के नौटंकी किया था, और जैसे ही चुनाव का परिणाम आया उनका पैर का जो फ्रैक्चर है सब खत्म। हम आपको फ्रैक्चर हो जाए तो जब प्लास्टर कटता है तो कम से कम एक महीने तक ठीक से चल नहीं पाते हैं। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट चल नहीं पाते हैं। वो विदिन आवर वो पैर पे चलने लगी चुनाव परिणाम के आते ही। तो ये सब एक नौटंकी ड्रामा है, राजनीति में हिंसा की जगह नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने बंगाल पे जीत हुई थी तो उन्होंने कहा था बदला नहीं, बदलाव की राजनीति हम करेंगे। शेखर जी, जब आपने की बातें की, इनको फैक्ट्स नहीं पता है, की उम्मीद कहां इनको ये नहीं पता कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का नक्सलवाद से हमेशा विरोध रहा है। और आपको पता होना चाहिए नक्सलवादी इलाकों में हमेशा हमले सीपीआई के नेता या सीपीएम को बर्बाद कर दिया, नक्सलवाद को बढ़ावा देके देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। नहीं, देखिए वो विषयांतर हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाएंगे। वार्ष्णेय जी का जवाब ले लेते हैं आपके लिए, उसके बाद शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। वार्ष्णेय जी, वार्ष्णेय जी आप कुछ कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि ये जो पत्रकार महोदय हैं, मेरे को लगता नहीं है कि ये पत्रकार है, क्योंकि इनको पता नहीं, एग्जैक्ट भी नहीं पता कि नक्सलवाद से सीपीआई का, मुझे भी नहीं लगता आप कह रहे सीपीआई का नक्सलवाद से कोई लेना देना। फिर ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं कह रहा हूँ ये विषयांतर हो जाएगा। शेखर जी, इस बंगाल के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? शेखर जी, माइक चेक कीजिएगा शेखर जी एक बार।
जी विवेक जी, बंगाल में जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर भीड़ तांत्रिक व्यवस्था में बदले। और देखिए, मैं इसमें एक बड़ा न्यूट्रल होकर एक बात कहूंगा, मुझे टीएमसी के किसी नेता को क्या चोट आई है, मुद्दा आज वो नहीं है। क्योंकि आज जो माहौल है कि जिस टाइम काउंटिंग चल ही रही थी उसी टाइम बुलडोजर आ जाना, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पे तोड़फोड़ शुरू हुई, और आज जो दो बड़े नेताओं पर, दो बड़े सांसदों पे हमले हुए, टीएमसी के वो नेता जाने जिनको चोट लगी है, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। लेकिन मेरी चिंता भाजपा को लेकर कि आज का जो माहौल है कि सीबीएसई को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, गैस पेट्रोल के बढ़ते दाम, चुनाव आयोग पे संदेह, और एक पेड विदेश नीति, सिटिंग सीएम को आप जेल में भेज देते हैं और वो भी वहां से बरी होकर आते हैं। ईडी सीबीआई का जो एक जबरन प्रयोग चल रहा है, सुनिए मेरी बात। शेखर भाई, अभिषेक बैनर्जी पर जानलेवा हमला का हुआ आपके लिए मुद्दा ही नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टीएमसी के शुभ चिंतकों में से हैं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। आप अगर मेरी अगली दो लाइनें सुनेंगे आपको पूरा कनेक्शन समझ में आएगा जी। मेरा ये कहना है कि ये जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा था, इन मुद्दों को लेकर आज देश में जितना असंतोष है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही घंटों में कितना ज्यादा वो उसकी फैन फॉलोइंग हो जाती है। आज ये पश्चिम बंगाल की जो घटना है, अगर इसी तरीके से पूरे देश में शुरू हो गई तो क्या बांग्लादेश और नेपाल की शुरुआत नहीं है? ये न माना जाए कि अब तक तो कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन असंतोष का प्रदर्शन था, लेकिन अब जब नेताओं को इस तरीके से लोग, जो भाजपा नेता कह रहे हैं बार बार कि नहीं वो तो वहां की जनता का आक्रोश था, तो आपको मैं ये बता दूं, इस चुनाव में आपको 36.56% वोट मिले पूरे देश में, और लोगों में जो आज आक्रोश है वो कॉकरोच जनता पार्टी दिखा चुकी है, लेकिन अभी तक वो अहिंसक है। अगर इसी तरीके से अगर भीड़ हिंसक हो जाए, क्योंकि चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, उसका तात्कालिक कारण कुछ और था, 1857 में पूरी जनता में एक असंतोष था, लेकिन तात्कालिक कारण मंगल पांडे था। तो क्या ये जो आज घटना हुई है, चाहे किसी, मैं इसीलिए कह रहा हूं जिनको चोट आई है मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, लेकिन हमको पार्टी से अलग हटके न्यूट्रली देखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से भीड़ अगर नेताओं को पकड़ के पीट रही है और आक्रोश आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल सरकार को देश हित में, आज देश को बचाने के लिए इस पर तुरंत ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि ये किसी एक बड़े आक्रोश में न बदले पूरे देश के लिए। ये बहुत चिंताजनक है कि जनता में इतना आक्रोश भाजपा मान रही है कि पकड़ के नेताओं को पीट रही है। और आज जो नीट पेपर लीक, जो महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ आ रहा है, प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं विदेश मत जाओ, सोना मत लो, उनका दोस्त लाखों करोड़ रुपए विदेश में जब इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। मुझे वाकई भाजपा की चिंता हो रही है और ठीक है रामकुमार पाल जी, सारे नेताओं की चिंता हो रही है। देखिए, आप भाजपा की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपने अभिषेक बैनर्जी वाले मामले को इतना हल्के में उड़ा दिया भाई साहब, ये ठीक बात नहीं है शेखर भाई। ये पूरा विपक्ष इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहा है। इसके पीछे एक जो बहुत बड़ी चीज जो है, मैं उसके लिए आगाह कर रहा हूं उन किसी भी नेता को, चाहे वो भाजपा के नेता के वीडियो आए होते, मैं उनके साथ भी खड़ा होता। ठीक है, लेकिन वार्षिनी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद रामकुमार पाल जी और विश्वजीत घोष आपके पास आ रहे। वार्षिनी जी कुछ कह रहे हैं। वार्षिनी जी, देखिए शेखर कुमार जी ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप दाई की बात करके ये भाजपा की सरकारें जो है ध्यान भटकाएंगी बेरोजगारी से, महंगाई से, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। जबरदस्त बेरोजगारी है, जबरदस्त शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, आम जनता त्राही कर रही है और ये हिंसा करके इससे ध्यान भटका बीजेपी, ये एक तरीका है। वो बिल्कुल कह रहे हैं शेखर जी, मैं उनकी बात से सहमत जी। ये रामकुमार पाल जी, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हो जाए, ये कल्याण बैनर्जी को घेर लिया जाए। देखिए, अभिषेक बैनर्जी पे इंडो से हमला हुआ है, जो चित्रण, वीडियोज, फोटोग्राफी दिखा रही है, तो कल्याण बैनर्जी की तो पूरी नौटंकी है। वो खून ऐसे तेज कर रहे थे
तो ये तो है, इनकी नौटंकी चलेगी क्योंकि किसी तरह सरकार को काम करने देना नहीं चाहते। इस काम में तो मैं मानूंगा स्टालिन को, डीएमके को। उन्होंने टीवीके को कहा कि हम 6 महीने कोई विरोध नहीं करेंगे, हम काम देखेंगे, 6 महीने बाद विरोध करेंगे। तो इनको समय तो देना चाहिए। आज इनको नौटंकी करनी थी तो पुलिस ले जाना चाहिए ना, सांसद है वो, उनको बंदोबस्त मांगना चाहिए। चले गए, पहुंच गए एक टोलाबाज के घर जिसकी मृत्यु हुई थी, वो उस गांव का महिलाओं के आप बाइट सुनिए, वहां पे जो अंडे मारने से पहले भी वो लोग कितनी वीडियोस दिए हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के आधा ने पैसे। तरह से इन्होंने जनता को लूटा तो जनता क्या करेगी, इनको फूल बरसाएगी। और ये जो कह रहे थे अभिषेक बनर्जी कि इलेक्ट्रिक मशीन लगाएंगे शमशानगंज में, किसके लिए लगवाने वाले थे? ये तो खुला बयान है, कोई छुपनी बात नहीं है। गृह मंत्री के लिए कहा कि 4 बजे के बाद आ जाना, 12 बजे के बाद, खुला बयान है, ये धमकाना नहीं है। इनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था जागीर शेख जैसे लोगों पे। और शेखर जी ने थोड़े वीडियो शायद देखे होंगे, चड्डी बनियान पे जो पब्लिक मार रही है, जो भ्रष्टाचारियों को, उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। बारात निकल रही है, जनता मार क्यों रही है, जनता चोर क्यों बोल रही है इनको? ये पूछिए घोष बाबू से कि आपको कोर्ट में चोर बोल रही है, सड़क पे चोर बोल रही है, क्यों चोर बोल रही है? भाई आपने चोरी की है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता झंडा लेके तो चोर नहीं बोल रहा है ना। चोरी की, हत्याएं करवाई, लूट करवाई आपने। मुझे एक बात पूछना चाहूंगा घोष बाबू से, फुलवरिया टोल टैक्स 1 करोड़ रुपया रोज का आता था, क्यों बंद हो गया वो? कौन लोग उस टोल टैक्स को चलाते थे? टोल क्यों बंद हो गया वो बताइए ना। आपके कार्यकाल तक जैसे ही बीजेपी आए सारे टोल फ्री क्यों हो गए? क्यों टोल फ्री हो गए घोष बाबू बताइए। वाशिंग मशीन है, जनता जो जिसकी आपने लूट ली है ना, फुलवरिया का खाली जवाब दीजिए, टोल क्यों बंद हुआ जिसका कलेक्शन 1 करोड़ रुपया रोज था? बताइए हमारे चैनल के श्रोताओं को और देश को बताइए क्यों बंद हो गया? अगर टोल ऑफिशियल था तो बंद क्यों हुआ? वाशिंग मशीन दान कर दिया अभी। अरे वाशिंग मशीन आपकी तो लूट मशीन है। मैं कहता हूँ आपका कार्यकाल था, टोल चलता था, टोल बंद क्यों हुआ? अनऑफिशियल घोष बाबू राम कुमार जी को पता होना चाहिए, ये भाजपा का जितना लीडर है वो शुभेंदु अधिकारी बोलिए और हेमंत बिस्वा शर्मा बोलिए और अजीत पवार बोलिए या प्रफुल्ल पटेल बोलिए, सब बीजेपी जब आते हैं तब वॉशिंग मशीन हो जाते हैं, तब उन लोग को चोर नहीं बोलते। पहले ईडी, सीबीआई, एनआईए घुसते हैं, उसके बाद फुलवरिया टोल टैक्स आपका लूट का अड्डा। अरे आप लोग का शर्म होना चाहिए। बाबू लूट का अड्डा फुलवरिया का जवाब दीजिए। बड़े बड़े हमारे पैनल में लोग बैठे हैं, शेखर भाई बैठे हैं, थोड़ा सा बताइए ना फुलवरिया का टोल पेपर लीक करते हैं आप लोग। रेवेन्यू अगर सरकार को जा रही थी तो क्यों बंद हो गई सरकार की रेवेन्यू? के लिए पैसा कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ रहा है? अरे आप फुलवरिया पे आइए, आप अभिषेक बाबू पे आइए, आप दादा पे आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? पेट्रोल मीटर की चर्चा बाद में कर लेंगे, विषय पे आइए, हिंसा पे आइए। अरे हिंदू मुस्लिम कलकत्ता से बाहर मत जाइए। घोष बाबू कलकत्ता पे जवाब दीजिए। कांग्रेस से बीजेपी डर गया जब कल। अरे भाई इस्लामिक झंडा लेके चलेगा तो बीजेपी डर ही जाएगी ना। जनता भी को भी डरा के रखा आपने। अभी बोल रहे हैं वो लोग, जनता को भी आपने भीड़ तंत्र से तोड़ा है। पुलिस को पीछे रख के भीड़ भेजा था। भीड़ तंत्र आपकी ही देन है। और आप कलकत्ता में रुक के जवाब दीजिए, मेरा फुलवरिया पे जवाब दीजिए, सिर्फ फुलवरिया पे जवाब दीजिए ना प्लीज घोष बाबू। हमने वो चीफ मिनिस्टर लोकसभा का टीएमसी का, उसको अरेस्ट किया, के सामने से पत्थर मारा गया, उसको जांच करने की कोशिश किया। वो कौन था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। बंगाल में कोई आम आदमी टीएमसी के खिलाफ नहीं है, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ। क्यों चोर बोल रहे हैं आपको लोग? आप मायावती में टीएमसी के खिलाफ नहीं है तो चोर 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 कोर्ट में, कचहरी में, राइटर बिल्डिंग में क्यों हो रहा है? संसद चला था, आप उन लोग के ऊपर बुलडोजर चला दिए। जा रहा है आपको भाई?
आप लोग काम नहीं दे पाते, वोट से पहले एक बात बोलते हैं, वोट के बाद एक बात विवेक बोलते जी हैं। संभालिए। लेकिन आप फुलवरिया देखिए, नहीं दे रहे विवेक जी। आप दोनों ये बात कह रहे हैं कि भाई मुद्दा नहीं है तो मुद्दे के ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को लाया जा रहा है, या फिर इस पर बात की जा रही है, या फिर ऐसा करवाया जा रहा है। रामकुमार पाल कह रहे हैं कि आप अपने गुंडे को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं। मैं पाठक जी के पास जा रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बंगाल की राजनीति में हिंसा का सफाया मौजूदा सरकार कर पाएगी? क्या बंगाल की राजनीति में जो हिंसा भी हम देख रहे हैं ये मुद्दों को भटकाने के लिए किया जा रहा है? कई सारे सवाल हैं। विश्वजीत घोष, सर्वेश पाठक स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू सर्वेश जी। देखिए विवेक, ये जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जीत के भाषण में ही बोल दिया था कि बदला नहीं बदलाव होगा बंगाल में, और ये अभी अभी पता भी चल चुका है कि अभिषेक बनर्जी पे जो हमला हुआ है वो उन्हीं के पार्टी के पूर्व एमएलए के समर्थक लोग थे। और कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। जो पार्टी हिंसा में लिप्त थी, पूरे तरीके से डूबी हुई थी, वो पार्टी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। अभी तो हिसाब बाकी है। जब उन महिलाओं 352 से ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी घोष बाबू, तब कहां आपका लोकतंत्र गया था? तब कहां आपने जब पूरे बंगाल को तबाह कर दिया, न वहां पे रोजगार दिया, न विकास का किया। झूठ बोलते बोलते आदमी को गुमराह करता है, और आप लोग मीडिया में बैठ के झूठ बोलते हैं। वहाँ पर जो था जब बीजेपी का कार्यकर्ता था, वहाँ का महिला समर्थी था, वहाँ पर मंडल साहब था। आज बात करते हो जब अपने ऊपर आई है, अपने ऊपर हिंसा करवा के खुद कहते हो कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। आपको याद है ना अभिषेक बनर्जी का वो भाषण क्या बोला था कि 4 मई के 12 बजे के बाद अमित शाह अगर एक बाप का बेटा है तो बंगाल में रुक के दिखाए। आपको याद नहीं है वो भाषण? आप बताइए अपने। वैसे ये बात तो सही है, याद है कि नहीं है? विश्वजीत घोष जी, धमकी तो बहुत दी आपके लोगों ने। रामकुमार पाल जी उसी का जिक्र कर रहे हैं, सर्वेश पाठक जी भी उसी का जिक्र कर रहे हैं, और यहां तक कि कई टीएमसी लीडर्स तो बाद में मुकर भी गए कि हम पर पार्टी का प्रेशर था और कहा था कि धमकाओ और नहीं करोगे तो पार्टी से निकाल देंगे। तो आप लोग भी कोई वैसे दूध के धुले तो थे नहीं इलेक्शंस में। विश्वजीत घोष जी स्पीकर थे जो बंगाल का इलेक्शन में सेंट्रल फोर्स बीजेपी के लिए काम किया। बंगाल का इलेक्शन में ऑब्जर्वर बीजेपी के लिए काम किया। 400 से ऊपर ऑफिसर को तबादला कर दिया बीजेपी के कहने पर निर्वाचन कमीशन ने। बीजेपी ये कहती रही कि पूरा ब्यूरोक्रेसी और पूरा पुलिस सिस्टम आपके लिए काम कर रहा था इलेक्शंस में, और आज से नहीं 15 साल से काम कर रहा था। बीजेपी तो हर चुनाव में यही आरोप लगाती है, और आप कह रहे हैं बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करती रही है। यहां तक भी आप पर आरोप लगे कि आपने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तो फिर तुमको टीएमसी हमारे से कौन बचाएगा? अरे आप बोले लीजिए, सारा पुलिस सिस्टम को बीजेपी के कहने पर निर्वाचन कमीशन सबको हटा दिया। आप बोल रहे बीजेपी टीएमसी के लिए काम कर रहा था पुलिस ने। अरे बंगाल में 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस थे, 30 लाख से ऊपर भाई। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मैं आ रहा हूं पाठक जी, एक सेकंड दिएगा, मैं वार्षणी जी के पास जा रहा हूं। सेंट्रल फोर्सेस कोई आज बीजेपी के पास तो नहीं है। बीजेपी के पास 12 साल से सेंट्रल फोर्सेस है, तो चुनाव जीतने में 2026 का इंतजार क्यों करते हो? तो 2021 में जीत लेते, 2016 में जीत लेते, वो 2026 तक का इंतजार क्यों करते? वार्षणी जी थैंक यू। हाँ, आप एक बात तो मानेंगे कि बंगाल में जो चुनाव हुआ है इसको अगर हम फेयर चुनाव की कैटेगरी में डालेंगे तो नहीं, 27 लाख लोगों के वोट काट दिए तो, और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह देता है कि अगली बार क्या अगली बार दे देना, और बाद अभी रिसेंटली जजमेंट आ जाती है कि ऐसा सही है और इलेक्शन कमीशन जो है कंप्रोमाइज है। इसमें कोई शक नहीं है। वो उन्होंने तमिलनाडु में भी किया है, वो इन्होंने बिहार में भी किया है, वो इन्होंने दिल्ली में भी किया था, वो इन्होंने हरियाणा में भी किया था, वो इन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था। ईमानदारी से अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो अभी आपने नगर पालिकाओं के चुनाव और नगर निगमों के चुनाव पंजाब में देखे बैलेट पेपर से, बीजेपी के 1100 से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। ये तो तय है
कि ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज आजादी के बाद आज से लेके अब तक, तब से लेके अब तक जितना इस सरकार ने किया है 2014 से लेके अब तक किसी ने नहीं किया है। सारी संस्थाओं पे, वैधानिक संस्थाओं पे ऐसा कब्जा कर लिया है कि टोटली सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के लोग और भ्रष्ट प्रवृत्तियों के लोग बैठे हुए हैं और बेहद जबरदस्त भ्रष्टाचार मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, सीएजी की आसाम के बारे में रिपोर्ट आई है कि 500 से ज्यादा करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया जिसका कोई अकाउंट नहीं है। सीएजी की ये रिपोर्ट कहती है कि 4 लाख करोड़ का कोई अकाउंट नहीं है सेंट्रल बजट। सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने जो माफ किया है पूंजीपतियों का पैसा, वो गरीबों की रिलीफ से ज्यादा है पैसा। तो ये तो फैक्ट है ना कि चुनाव जो है फेयर हो रहे हैं। इसको ये हिंसा अपनी जगह है, चुनावों का कंडक्ट अपनी जगह है, चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका ना होना अपनी जगह है। रामकुमार पाल जी, उसको अलग अलग ठीक है। हाँ, रामकुमार पाल जी, मैं छोटा सा घोष बाबू का जवाब देना चाहूंगा कि मनोज अग्रवाल के लिए बारे में बता रहे, केरल में भी तो यही हुआ। केरल के भी चीफ चुनाव अधिकारी को पोस्ट दी गई और हमारे सीनियर बैठे हैं, इनको जवाब देना चाहूंगा कि क्या केरल में एसआर नहीं हुआ? आपने सारे प्रदेश गिना पर केरल नहीं गिनाया। केरल में भी तो एसआर हुआ ना, केरल में भी आपका हुआ, केरल में भी इस तरह से हुआ, लेकिन वहां आपको सब चंगा विरोध किया है, गलत है, सब सामान्य है। बता लगती है कलकत्ता में हमारा सामान्य है। कलकत्ता के नेताओं को समझना चाहिए जनता के आक्रोश को, उनको देखकर ही बंदोबस्त के साथ निकलना चाहिए। सरकार गलत है जी नहीं। और वार्षिक जी के सवाल का भी जो जवाब दे दीजिए कि इलेक्शन कंडक्ट कराना, वो भी जी, क्योंकि उन्होंने एसआर सब जगह गिनवाया, केरल में नहीं गिनाया। और घोष बाबू को जवाब दिया मैंने कि मनोज अग्रवाल अगर यहाँ बंगाल में बने चीफ तो केरल में भी वही था। ये मानना पड़ेगा आपको इस बात को, ये तो तय है। या मुस्लिम तुष्टिकरण ही इनको पसंद है और वही इनका लोकतंत्र है और हमारे लिए सबका साथ। वो तो आपकी आदत है, बिना हिंदू मुसलमान करे, बिना पाकिस्तान करे, बिना चीन करे, इनको प्रॉब्लम है बीजेपी वालों की। अब तो ये चीन नहीं कह रहे, नहीं तो इनकी धज्जियां हो जाएंगी। बिल लाने वाले आप ही लोग है ना, हलाल को लागू करने वाले देश में आप ही लोग है ना, अल्पसंख्यक वोट बनाने वाले आप ही लोग है ना। अमेरिका आगे कर दिया सरेंडर, क्योंकि एपिस्टीन फाइल से आपको डर लग रहा है। एपिस्टीन फाइल से आप लोगों के नाम है उसमें, आप लोगों के जो आपने बनाया कौन था? डरे हुए नहीं थे, इसलिए आप लोगों को। तो ट्रम्प कह रहा है कि एक दिन में मोदी का कैरियर कर दूंगा। ट्रम्प ने कहा नहीं कि एक दिन में मोदी जी का कैरियर खत्म कर दूंगा। ट्रम्प की जगह क्या, भारत की बात कीजिए, भारत की रेवेन्यू है। ट्रम्प तो हर मिनट की बोलता है, हर चीज राजनीति चलाती है। विदेश नीति को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। विदेश नीति को राज्य की राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। भारत को मानते हैं, भारत माता को मानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को मानते हैं और भारत के सरकारों को मानते हैं। और उत्तर प्रदेश भी भारत में है, आसाम भी भारत में है। ठीक है, आप तो शेखर जी के पास आ रहे हैं। ठीक है शेखर जी। देखिए ऐसा है, भाजपा प्रवक्ता कुछ बातें कह रहे थे कि जनता क्यों चोर बोल रही थी वीडियो में टीएमसी नेताओं को। तो आज तो करोड़ों लोग कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू भाजपा को ही चोर बता रहे, तो मतलब ये मान लिया जाए कि भाजपा चोर है। दूसरी बात ये कह रहे थे वो टोल टैक्स का क्या हुआ, फलाना क्या हुआ। तो वो देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, प्रधानमंत्री सही कह रहे थे कि अब आप बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति चलेगी। तो बदलाव की राजनीति के लिए उन्होंने सीएम उस आदमी को बनाया जो लिफाफा लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा गया और जिसको प्रधानमंत्री द्वारा सर्टिफाइड घूसखोर है, उसको सीएम पद पे ले आए। तो अब वहां पर टोल पे नहीं घूस वसूला जाएगा, वो लिफाफे में डायरेक्ट जाएगा। अभी बात कर रहे थे कि केरल में एसआईआर क्यों नहीं, तो केरल के एसआईआर की बात क्यों नहीं। अरे साहब, अगर आप हर जगह अगर एफआईआर इकट्ठे करके पश्चिम बंगाल वाला खेल खेल देते तो अगले दिन जनता सड़कों पे आपको ले ही आती। आप भी तो धीमे धीमे करेंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं आप मुस्लिम तुष्टीकरण। पिछले 12 सालों में चाहे वक्फ का कानून हो, चाहे 3 तलाक का कानून हो, ये जितने मुसलमानों के फायदे के कानून है कौन लेकर आया? प्रधानमंत्री जी लेकर आए। हर बार कहते हैं मुसलमानों के फायदे के लिए, लेकिन आपके हिंदुओं के लिए क्या कौन सा कानून लेकर आए? सारे मुसलमानों के लिए कानून उनके फायदे के लिए लाने वाले प्रधानमंत्री है नहीं, तो वो है मुस्लिम परस्त नहीं है।
वो 3 तलाक क्या वो जूइश लोगों के लिए आया था या क्रिश्चियंस के लिए आया था? तो आज देश को आप इन सब बातों में जो बहका रहे हैं, आपके पास ये बात ध्यान रखिए, जो सबसे मोटी मुद्दे की है, भीड़ तंत्र वाली जो मैंने बात कही थी। भीड़ तंत्र क्या होता है? एक व्यक्ति अगर कुछ गलत करना शुरू करता है, पीछे पूरी भीड़ फॉलो करना शुरू कर देती है। आज जो पश्चिम बंगाल में जो चीज हुई है, वो अगर रिपीट होगी तो आपको देश में 2/3 लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया है। आपको सिर्फ 36.56% वोट मिले पूरे देश में, और बाकी 2/3 लोगों ने अगर अपने आंकड़ों, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। तो क्या होगा? मैं इसका जवाब लेता हूँ। सर्वेश पाठक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप बार बार ये कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र करते हैं अपने हर संबोधन में। इसी के बारे में मुझे कुछ बोलना है कि ये क्या कनेक्शन है आप लोगों का कॉकरोच जनता पार्टी से? मतलब टूल किट गैंग के मेंबर्स जी। सर्वेश जी, शेखर जी स्क्रीन पे प्लीज। हाँ सर्वेश जी। देखिए, टूल किट गैंग के मेंबर्स वो कॉकरोच आखिर वो पता चल गया कि किसने स्टार्ट किया, कहां से कितने उसके फॉलोअर्स थे। भारत के केवल 9% लोग उस पे लोगों ने उसको लाइक किया था या जो भी किया था। उसके बाद उसका इतना महिमा मंडन ये दिखाता है कि पूरा एक रचा हुआ व्यू रचना था, और अगर आप सोशल मीडिया के नाम पे, सोशल मीडिया फॉलोअर्स के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं तब तो वो दिन लद गए आपके, वो भूल जाइए। टूल किट गैंग मेंबर का आपके राघव चड्ढा का क्या हुआ? देश भी देख लिया उसने टूल क्या देश को बरकरार है। भारत के आप यहाँ युवाओं के ट्रैफिक को आप देखिए। जल्दी आप एक करके जल्दी से रामकुमार पाल को दिखा। रामकुमार पाल जी। मैं शेखर जी को बताना चाहूंगा कि एक फॉलोवर्स ऑफ कॉकरोच पार्टी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के 49%, यूएसए के 14%, बांग्लादेश के 14%, इंडिया के 9%, यूके के 3%, ऑस्ट्रेलिया के 3%, सऊदी के 3%, यूएई के 2%। ये अमित मालवीय का झूठा डेटा है। ये झूठा डेटा अमित मालवीय का, आपका ये आ चुका है, अमित मालवीय का नहीं है। ये कोई काम नहीं है, और ये सब कुछ है। ये आपको हमारे बीजेपी का विरोध के सिवा क्या आता है आपको? अभिषेक जी आपको ये अल्पसंख्यक वोट नहीं दिख रहा है। आपने क्या झूठ बोला बताऊंगा आपको? आपने क्या झूठ बोला? आपकी सच्चाई आपने क्या झूठ बोला बताऊंगा आपको सर? आपकी सच्चाई अल्पसंख्यक वोट क्या मोदी जी ने बनाया? मोदी जी ने बनाया? अरे बिना SIR के प्रधान जी का चुनाव जीतने की औकात भी नहीं आज भाजपा की। अरे कॉमनवेल्थ मोदी जी लाए थे, शेखर जी मोदी जी नहीं लाए थे, सब आपके लोग। ठीक है। देखिए, अब दिक्कत यही है कि मामला था बंगाल में चुनावी हिंसा का। वो चुनावी हिंसा धीरे धीरे करके हम चले गए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन विपक्ष किन मुद्दों को कितना तरजीह देता है और किस मुद्दे पर जनता को कितना कन्विंस कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि हम हर तरह के हमले की निंदा करते हैं, हिंसा की निंदा करते हैं, और ये भी कहते हैं कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।